हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 10 हाइट एंड डिस्टेंस इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ चैप्टर 10 के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चे, इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चूज द करेक्ट आंसर, जिसे हम लोग एमसीक्यूज भी बोलते हैं। एंड देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पर हमारा चूज द करेक्ट आंसर में। यहाँ पर देखिएगा, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ रॉड एंड इट्स शैडो इज 1:√3। देखिए बच्चे, जब भी कभी आ जाए रेशियो के फॉर्म में, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्स से जूम करते हैं। तो बोला जा रहा है कि रेशियो है लेंथ ऑफ रॉड, मतलब कि एक रॉड है और उसका शैडो है, उसका रेशियो बोला जा रहा है कि अगर लेंथ आपका 1x है तो इसका शैडो का लेंथ कितना है, आपका √3x है। तो रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ अ रॉड एंड इट्स शैडो इज 1:√3। देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, बताना सन का एलिवेशन कितना होगा, मतलब कि ये आपसे थीटा पूछ रहा है कि थीटा कितना होगा। तो यहाँ पर बोलोगे ना कि सर हम लोग को पता है, यहाँ पर पंडित, बद्री, प्रसाद, हरी, हरी, बोल, सोना, चांदी, तोल। हम लोग क्या है बच्चे, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है। हम लोग बोलेंगे ना कि सर 90 के सामने वाले को सर बोलते हैं हम लोग हाइपो, सर ये थीटा के सामने वाले को हम लोग बोलते हैं सर परपेंडिकुलर, और जो ये बच गया है इसको हम लोग बोलते हैं बेस। मतलब सर हम लोग को बात करना है परपेंडिकुलर का और हम लोग को बात करना है बेस का। तो सर ये परपेंडिकुलर और बेस है कहाँ, तो ये परपेंडिकुलर और बेस आपके 10 में मिलते हैं। तो हम लोग लगाएंगे 10 का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम लोग लगाएंगे 10 का फॉर्मूला। समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पर समझिएगा, जब हम लोग लगाएंगे 10 का फॉर्मूला, तो यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल। तो हम लोग बोलेंगे कि 10 को 10 लिख दिया, थीटा को थीटा लिख दिया। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, तो 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है आपका 1x और बेस क्या है बच्चे आपका √3x है। तो x से x कट जाएगा, तो 10 में 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो 10 में 1/√3 आपका tan 30 का वैल्यू होता है। तो 10 से 10 कट जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आंसर आएगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे आपका 30 डिग्री आंसर आ जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, समझ में आया बच्चे? देखिए चैप्टर 10 का जो एमसीक्यूज है और जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना बच्चे, वो थोड़ा सॉल्व करने वाला है। आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इसका आंसर फाइंड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, यहाँ पर देखिएगा कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप आंखों को ऊपर करके देख रहे हो, आप आंखों को ऊपर करके देख रहे हो। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट, मतलब एक टावर है, टावर का ये फुट है, इससे 100 मीटर के डिस्टेंस पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, वो कितना है बच्चे आपका 60 डिग्री है। बोला जा रहा है कि हाइट ऑफ टावर आपको ये बताना है। तो बच्चे बहुत आसान है, यहाँ पर भी बात किया जा रहा है परपेंडिकुलर का और बात किया जा रहा है बेस का। आप लोग को मैंने सिखाया है कैसे हम लोग परपेंडिकुलर देखते हैं, कैसे हम लोग बेस देखते हैं। तो जब भी परपेंडिकुलर और बेस की बात करते हैं ना, तो हमेशा हम लोग यूज करते हैं बच्चे tan थीटा का। तो 10 को 10 लिख दिया, थीटा का वैल्यू अभी तो ऐसे लिख दो ना। तो 10 का क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है h और बेस क्या है बच्चे आपका 100 मीटर है। तो 10 को 10 लिख दिए, थीटा का वैल्यू क्या है 60 डिग्री रखने को बोल रहा है ये, h को h और 100 को 100 बोल दिए। हम लोग बोलेंगे कि tan 60 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है √3, ये h/100 हो गया। तो मैं पर बोलूंगा कि यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा, ये 100 डिवाइड में इसे जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा 100√3 मीटर है। तो आपका मीटर में क्या होगा, आंसर होगा। तो 100√3 आपका ऑप्शन नंबर ए है, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन थर्ड में बोला जा रहा है ना कि यहाँ पर देखिएगा, इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज एट 30 डिग्री, एल्टीट्यूड मतलब सन का जो एल्टीट्यूड है ना वो क्या है 30 डिग्री है। तो सपोज करें, पहले पहले पढ़ लेते हैं। देन द हाइट ऑफ वर्टिकल टावर, बताना है वर्टिकल टावर का हाइट कितना होगा। डेट विल कास्ट अ शैडो, जो कि क्या कर रहा है, शैडो बना रहा है टावर का, कितना 30 मीटर का। तो सपोज करो कि यहाँ पर एक टावर है, ये क्या कर रहा है 30 मीटर का क्या कर रहा है, ये शैडो बना रहा है। इसका हम लोग को एच फाइंड करना है। हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ यहाँ पे ना सन है, यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ पर सन है। इस सन क्या कर रहा है, सन का जो एंगल है ना बच्चे, वो क्या कर रहा है, यहाँ से सन जो है वो देख रहा है, ऐसे करके, ऐसे करके देख रहा है। मतलब कि ये क्या किया है, अपने आंखों को ये 30 डिग्री नीचे झुकाया है, सन, सन, ठीक है ना। तो बोलो सर सन कैसे झुकाएगा, बच्चे क्वेश्चन ही ऐसा है, तो समझ लीजिए ये 30 डिग्री है। देखिए बच्चे, जब भी यहाँ पर ऐसा करके जेड बनता है ना, तो ये भी क्या होता है बच्चे आपका 30 डिग्री होता है। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं फ्रेश बनाता हूँ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक टावर है, ये ऐसे करके यहाँ पर ये 30 डिग्री है,
यहाँ पर हम लोग को हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है। ये क्या कर रहा है 30 डिग्री, ये क्या कर रहा है आपका 30 मीटर, हाँ 30 मीटर है, ये शैडो बना रहा है। आपको टावर का हाइट बताना है तो बोलोगे सर यहाँ पर भी सर हम लोग का परपेंडिकुलर और बेस का बात किया जा रहा है। देखिए फिर से बता दूं ना, 90 के सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। कोई भी जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो जब बच जाता है उसको बोलते हैं बेस। तो हम बोलेंगे ना यहाँ पर कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एच है, बेस क्या है बच्चे, बेस है आपका 30 मीटर है। तो 10 को 10 बोल दिया। थीटा का वैल्यू क्या है बच्चे आपका 30 डिग्री है, यहाँ पर h बाय 30 मीटर हो गया। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू h बाय 30 मीटर हो गया, 30 मीटर हो गया। हम लोग बोलेंगे थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा, यहाँ थोड़ा क्वेश्चन के लिए स्पेस है, देख लेते हैं। हम लोग बोलेंगे कि 30 डिवाइड में है ना, 30 क्या है डिवाइड में, तो इससे जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो 1 मल्टीप्लाई 30 मीटर डिवाइड बाय आपका √3 है इज इक्वल टू एच है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, ऐसे करके है h इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 30 मीटर डिवाइड बाय √3 है। हम लोग बोलेंगे ना कि ना जब भी डिनोमिनेटर क्या आता है √3 आता है ना, तो इसको रैशनलाइज करके √3 नीचे का हटाते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई 30 ये हो जाएगा 30 मीटर मल्टीप्लाई √3, और √3 मल्टीप्लाई √3 ये होता है 3। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि 3 1 जा 3 10 जा, तो आपका ये आ गया 10√3 मीटर, जो कि आपका कहा है बच्चे कहीं नहीं दिया हुआ है। आपका 10√3 क्या होगा, नन ऑफ दिस क्या होगा बच्चे, आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को समझिएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट डिस्टेंट ए एंड बी फ्रॉम इट्स फुट और बेस होगा एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द हाइट ऑफ द टावर इज। बच्चे देखिए यहाँ पर बोलना है चाह रहा है ना, यहाँ पर बोलना है चाह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर, यहाँ पर क्या है एक टॉप ऑफ द टावर है, यहाँ पर 2 पॉइंट से एक है डिस्टेंस ए पर, मतलब यहाँ से यहाँ तक ए डिस्टेंस है, और एक है डिस्टेंस बी पर, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है बच्चे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है बच्चे बी है, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है बच्चे ए है। तो दोनों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, दोनों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब कि ये अगर थीटा है तो ये क्या है बच्चे आपका 90 माइनस थीटा है। ऐसा आपके क्वेश्चन में है, आपके चैप्टर जो 10 है ना उसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 में है, मैंने आप लोग को बताया भी ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा ना लेंदी है, तो आप लोग को मैं यहाँ पर बता नहीं पाऊंगा। तो बस आप इतना समझिए ना कि जब भी ऐसा होता है ना कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना, तो उस केस में जो हाइट ऑफ टावर होता है, जो हाइट ऑफ टावर होता है वो क्या होता है √AB होता है, √AB होता है, √AB होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर सकता है, यहाँ पर ना आपसे ना पूछ सकता है ये ऐसा करके कि ना एंगल ऑफ एलिवेशन बताइए टॉप ऑफ टावर का 2 पॉइंट का, जो कि है आपका ए का वैल्यू कुछ भी दे देगा, ए का वैल्यू दे देगा सपोज करो 9 मीटर, और बी का दे देगा आपको 16 मीटर दे देगा, आपको क्या दे देगा, आपको दे देगा 16 मीटर। तो बताइए कि टावर का हाइट क्या होगा। तो बच्चे बहुत ही आसान हो जाएगा उस केस में, अगर आप लोग को एक फॉर्मूला याद होगा तो आप बोलोगे कि √AB, ए का वैल्यू है 9 और बी का वैल्यू है 16। तो जब आप इसका निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 9 का लिखोगे 3 मल्टीप्लाई 3, और 16 का लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से इस 3 और 3 से एक 3 बाहर, इस 2 और 2 से एक 2 बाहर, इस 2 और 2 से एक 2 बाहर, तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, आपका क्या होगा 12 मीटर क्या होगा आपका आंसर आएगा, हाइट ऑफ टावर आएगा, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन के लिए बस आप ना डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखिए कि ऐसा होगा तो आपका फॉर्मूला होगा √AB, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखिए पढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि अ लेडर 15 मीटर लॉन्ग है जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर, मतलब कि ऐसा बोलना चाह रहा है, यहाँ पर बोलना चाह रहा है, ये देखिएगा ऐसा करके कि एक वर्टिकल टावर है, ये क्या है एक वर्टिकल टावर है, एक लेडर है जो टावर के ना टॉप पे जस्ट पहुंचा है, जस्ट पहुंचा है, ये है, ये लेडर है जो मैंने ये बनाया है, ये क्या है लेडर है आपका, क्या है ये लेडर है, सीढ़ी है, ये 15 मीटर लॉन्ग है, ये क्या है 15 मीटर लॉन्ग है, जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल, ये वर्टिकल वॉल है, टावर नहीं है, ये वर्टिकल वॉल है, इसको एच बोल दो, इसको क्या बोल दो एच बोल दो। इफ द लेडर मेक्स एंगल 60 डिग्री विद द वॉल, ये देखिए ये सीढ़ी जो है ना वॉल से कितना बना रहा है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा क्योंकि वॉल तो सीधा खड़ा होगा, तो ये 90 डिग्री होगा। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर 90 के सामने वाले को बोलेंगे हाइपोटेन्यूस, सर इसको बोलेंगे हम लोग परपेंडिकुलर। तो सर ये क्या हो जाएगा, देखो थीटा के सामने वाले बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग को ना देखिए हाइट यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर हम लोग को ये एच
निकालना है, एच निकालना है, और हम लोगों को ना हाइपोटेन्यूज पता है। तो एच और हाइपोटेन्यूज पता है ना, तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर ना बी है ये बेस, और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन किसका होता है, ये होता है कॉस थीटा का रिलेशन होता है। तो कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो कॉस को कॉस बोल दूंगा, थीटा का वैल्यू क्या है बच्चे आपका 60 डिग्री है। बेस क्या है बच्चे, बेस ही आपका एच निकालना है, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 15 मीटर है। मैं यहाँ पर बोलूँगा कि कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू आपका होता है 1/2 होता है, मल्टीप्लाई ये डिवाइड में है इस जाएगा तो मल्टीप्लाई में 15 मीटर इज इक्वल टू एच। तो 1 × 15 ये आपका हो जाएगा 15 मीटर, डिवाइड में 2 इज इक्वल टू एच। 15 मीटर को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 7.5 मीटर। तो ये कहीं पर अच्छा ये आपका 15/2 मीटर ही दिया है ऑप्शन नंबर बी में। अब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ही है बस यहाँ तक। अब हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को। फिल इन द ब्लैंक्स ना इसमें अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टेटमेंट इसका लंबा लंबा है लेकिन समझना पड़ेगा आप लोग को, बहुत ही आसान है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, समझ में आ जाएगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन है द रे जॉइनिंग द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। तो एक ऐसा रे जो कि ज्वाइन होता है आई ऑफ द ऑब्जर्वर विथ द ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड। तो सपोज करो यहाँ पर एक ऐसे करके समझो कि यहाँ पर एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। और एक रे को क्या कर रहे हो तुम, ज्वाइन कर रहे हो, एक रे को क्या कर रहे हो तुम, ज्वाइन कर रहे हो। यहाँ पर ऑब्जर्वर का आंख है, यहाँ पर ऑब्जर्वर का क्या है, आई है, यहाँ पर ऑब्जर्वर का आई है, और यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको तुम देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है एक रे जो कि ज्वाइनिंग करते हैं, देखो ये एक रे है जो कि ज्वाइनिंग करते हैं ऑब्जर्वर के आई से, जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो उससे, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चे रे ऑफ विजन। रे ऑफ विजन यहाँ पर साफ साफ लिख दो, इसको बोलते हैं रे, अच्छा यहाँ पर लिखाया हुआ है देखिए, उसको रे ऑफ विजन बोलते हैं या फिर इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। मतलब कि जो ये ऐसे करके बना हुआ है ना, इसकी बात किया जा रहा है यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट या फिर रे ऑफ विजन बोलते हैं, रे ऑफ विजन बोलते हैं, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। द एंगल ऑफ डैश इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन रे ऑफ विजन ऑफ ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट एंड द होराइजन। देखिए यहाँ पर बोलने का मतलब ये है ना, कुछ कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहला है कि हम लोग को निकालना क्या है, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन, एंगल कहाँ कहाँ बन रहा है, रे ऑफ विजन ऐसा होता है, ठीक है। ऑफ द ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट, सपोज करो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एंड द होराइजन ये नीचे वाला होता है, होराइजन ये नीचे वाला होता है। तो अगर आपका आँख यहाँ पर है, आपका आँख यहाँ पर है और आप कहीं नहीं देख रहे हो, आप सीधा देख रहे हो, सीधा देख रहे हो, सीधा देख रहे हो, तो इसको बोलते हैं होराइजन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं होराइजन। और अगर आप अपनी आंखों को ऊपर उठा करके ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, यहाँ ऊपर उठा करके देख रहे हो, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना। तो जो ये एंगल बनता है, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पर एलिवेशन बोलिएगा, ठीक है ना। अब आगे है बच्चे हमारे यहाँ पर द एंगल ऑफ डैश इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन रे ऑफ विजन। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर रे ऑफ विजन, ये हो गया रे ऑफ विजन ऑफ द ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट, जहाँ पर ऑब्जेक्ट है, एंड द होराइजन के बीच का एंगल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो द होराइजन। ऑब्जेक्ट क्या है, ऊपर नहीं है, इस बार ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं है। पहले मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पर बनाता था, लेकिन इस बार क्या है, ऑब्जेक्ट को बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, बिलो द होराइजन, मतलब कि होराइजन के भी नीचे में है। मतलब कि ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पर सपोज करो एक होराइजन है, यहाँ पर क्या है, होराइजन है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो रे ऑफ विजन, तो होराइजन यहाँ पर है, मतलब कि आपका आँख यहाँ पर है, आपका आँख यहाँ पर है। अगर आप कहीं नहीं देख रहे होते तो आप कहाँ देखते, आप होराइजन में देखते, क्या देखते, होराइजन में देखते, ठीक है ना। लेकिन आपको करना क्या है, आपको देखना है ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आप ऐसा देखोगे, आपका ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लाइन ऑफ साइट, ये क्या हो जाएगा आपका लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। तो इस टाइम जो एंगल फॉर्म्ड होता है, ना, ये जो एंगल बनता है, ये जो थीटा बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, DEPRESSION, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। यहाँ पर डिप्रेशन बोलिएगा। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है, यहाँ पर समझिएगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि आंखों को ऊपर उठा करके देखना है, ये है थीटा, इसकी बात किया जा रहा है। हम लोग आंखों को क्या करें, ऊपर उठा के देख रहे हैं, ये है होराइजन, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट या फिर रे ऑफ विजन, इसको बोलेंगे होराइजन। क्या बोलेंगे, होराइजन। द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से समझ लीजिए ऐसे, हाँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन बिटवीन अ बिल्डिंग, टावर एटसेट्रा एट पॉइंट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस। अच्छा, बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। इंक्रीज कब होगा, जब आप क्या करोगे, जब आप सपोज करो, जब आप क्या कर रहे हो, बिल्डिंग तो यहीं पर है,
बिल्डिंग तो यहीं पर है, लेकिन क्या करो आप यहाँ से यहाँ पर आकर के आप देख रहे हो, तो जैसे जैसे आप क्या होगे बिल्डिंग के पास आते जाओगे ना, वैसे वैसे क्या होगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा बढ़ते जाएगा। तो बोलोगे ना कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना बिल्डिंग का या टावर का, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग का या टावर का, जो कि कहीं पर भी किसी भी पॉइंट से जब आप देखते हो फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग से, वो क्या करता है इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज, INCREAC, विथ इंक्रीज इन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जैसे जैसे क्या होगा ऑब्जेक्ट का हाइट बढ़ते जाएगा या आप उसके पास आते जाओगे ना, तो क्या होगा एंगल ऑफ एलिवेशन भी बढ़ते जाएगा। मतलब कि आप ये समझिए कि आप यहाँ पर खड़े हो, आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर एक टावर इतना बड़ा है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन सपोज करो कि थीटा इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री, ठीक है ना। और यहाँ पर एक ऐसा है, आप यहीं पर खड़े हो, आप यहीं पर खड़े हो, लेकिन अब आप एक टावर की जगह आप कैसे करके एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है इसको देख रहे हो, तो इस केस में जो एंगल होगा ना थीटा इज इक्वल टू वो क्या होगा बच्चा आपका, वो हो जाएगा आपका 60 डिग्री। क्या हो जाएगा आपका वो आपका हो जाएगा 60 डिग्री। तो जैसे जैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे जैसे क्या होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज होता है, जैसे जैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज होता है, वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या होता है इंक्रीज होता है। यही है बोलने का मतलब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है यहाँ पर द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस विथ इन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम लोग को पता है ना कि जैसे जैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चे आपका इंक्रीज होता है, क्या होता है इंक्रीज होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या होता है बच्चे आपका इंक्रीज होता है। बट अब यहाँ पर बट से बोला जा रहा है, बट समझिएगा, बट डिक्रीज विथ डैश इन द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पर है ऑब्जर्वर, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, तो जब आप यहाँ से देखोगे इसको तो सपोज करो कि आ गया ये 30 डिग्री, लेकिन अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। तो सपोज करते हैं ना कि ना ऑब्जर्वर यहीं पर है अभी भी, ये क्या कर रहा है अब यहाँ से यहाँ तक को देख रहा है, सेम हाइट यही है, यहाँ से यहाँ तक को दिख रहा है, तो अब क्या होगा थीटा क्या हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। तो बोला जा रहा है ना कि बट डिक्रीज विथ इन द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे ही क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है डिक्रीज हो जाता है, जैसे ही आपका क्या होता है ये डिस्टेंस क्या हो जाता है आपका इंक्रीज हो जाता है। देखिए बोलने का मतलब समझिए, यहाँ पर पहला पॉइंट में क्या बोला गया, पहला पॉइंट में ये बोला गया ना द एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है इंक्रीज होता है, जैसे ही हाइट का ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चे इंक्रीज होता है। अब सेकेंड पॉइंट समझिए, सेकेंड पॉइंट बोल रहा है बट डिक्रीज, एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाएगा जब भी क्या होगा आपका ऑब्जर्वर का और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। अगर ऑब्जर्वर यहाँ है और ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इस केस में एंगल इतना बन रहा है, और ऑब्जर्वर अभी भी यहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है इतना दूर है, सेम हाइट का ही है, सेम हाइट का ही है ये ऑब्जेक्ट, तो लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा बच्चे कम हो जाएगा। देखो ये एंगल कम है, ये एंगल क्या है ज़्यादा है, तो यही बच्चे इसमें बोला गया है। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है ना, इसलिए थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिटवीन एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब कि हम लोग को आंखों को नीचे करके देखना है, मतलब कि वो होराइजन के क्या है नीचे है, होराइजन है। ये देखिए पहले मैं बना लूँ ना, यहाँ पर ये होराइजन है, यहाँ पर कहीं पर ऑब्जेक्ट होगा, कहीं पर ऑब्जेक्ट होगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बिटवीन अ बिल्डिंग या फिर टावर एट अ पॉइंट एट अ सम डिस्टेंस एंड अ पॉइंट एट अ सम डिस्टेंस। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप क्या करो आंखों को नीचे करके देख रहे हो, तो बोला जा रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिटवीन अ बिल्डिंग एंड अ पॉइंट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ पर एक बिल्डिंग है, यहाँ पर एक क्या है ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बेस से एक ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कुछ डिस्टेंस है, ये कुछ डिस्टेंस है, ये कुछ ऐसा रखा हुआ है। यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात किया जा रहा है, ये होराइजन है, ये क्या है होराइजन है, ये क्या है लाइन ऑफ साइट है, ये क्या है लाइन ऑफ साइट है, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है यहाँ पर समझिएगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बिटवीन अ बिल्डिंग and a point at some distance from the base of the building decrease। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कि अगर ये थीटा अभी 60 डिग्री है तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चे 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि जैसे जैसे क्या होगा ऑब्जेक्ट, अब अच्छा अभी 30 डिग्री कब होगा, जब ये इधर आएगा 30 डिग्री तब होगा, कि जब ये छोटा सा बनेगा तब होगा। तो बोलोगे जब ये छोटा सा बनेगा तब होगा। तो देखिए यहाँ पर ये है बोलने का मतलब। यहाँ पर एक फिगर बना दूँ और आप लोगों के लिए, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कि ये थीटा इज इक्वल टू मुझे बनाना है 60 डिग्री बनाना है, तो ये थीटा 60 तब बन पाएगा जब ये ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चे यहाँ पर कहीं रखा होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा होगा, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये जो एंगल होगा ना ये आपका थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है यहाँ पर समझिएगा कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ना टावर और कोई एक पॉइंट है
किसी बिल्डिंग का या किसी ऑब्जेक्ट से कुछ डिस्टेंस पर जो रखा हुआ है ना वो कम हो जाता है, जैसे ही क्या करते हो तुम इसका डिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हो, डिक्रीज हो जाता है विथ इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया ना कि जैसे ही क्या करोगे आप डिस्टेंस को इंक्रीज कर दोगे ना तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा बच्चे आपका कम हो जाएगा। ठीक है ना, यही है इसमें बोलने का मतलब। अब नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर डिक्रीज। सपोज करो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर क्या है, अच्छा एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर ये होराइजन है, यहाँ पर ये होराइजन है, यहाँ पर क्या है ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ऑब्जर्वर क्या कर रहा है उसको देख रहा है, तो ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट, ये हो जाएगा होराइजन। तो बोला जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर डिक्रीज। तो यहाँ पर पहले ऑब्जर्वर था, अब ऑब्जर्वर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया, तो डिस्टेंस देखो यहाँ पर किसी एक बिल्डिंग पे चढ़ चढ़ करके क्या कर रहा होगा, देख रहा होगा दो ऑब्जेक्ट को। तो पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था, तो सपोज करो कि थीटा इज इक्वल टू क्या था आपका 60 डिग्री था, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ ऑब्जेक्ट अब यहाँ आ गया, जब क्या हुआ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर के बीच का कम हो गया। पहले डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक था, अब डिस्टेंस क्या हो गया, बस यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो जैसे ही डिस्टेंस क्या होता है कम होता है ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है बच्चे, जो ये 60 था ये क्या हो जाएगा 70 या 75 या 80 डिग्री हो जाएगा। तो वैसे ही क्या होता है वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है बच्चे आपका इंक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है ये इंक्रीज हो जाता है। समझ में आ गया ना, क्वेश्चन को समझ करके अगर आप बनाएंगे ना तो आपको समझ में आसानी से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। हम लोग क्या करना है आंखों को ऊपर करके देखना है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक टावर है, टावर के फुट से 25 मीटर दूर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, आंखों को ऊपर करके देख रहे हो, तो ये कितना है 45 डिग्री है। आपको बताना है कि हाइट ऑफ द टावर ये एच है क्या। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर बेस है, मतलब कि हम लोग लगाएंगे टेन थीटा का लगाएंगे फॉर्मूला। टेन का फॉर्मूला होता क्या है, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन को टेन। 40 थीटा का वैल्यू क्या है 45 डिग्री है, परपेंडिकुलर क्या है एच है, बेस क्या है आपका 25 है। 10 45 का वैल्यू 1 होता है, ये 25 डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 25 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है, बस ये 9 10 11 ही तीन ही लास्ट क्वेश्चन बच गए हैं। बोला जा रहा है इफ़ द हाइट ऑफ द टावर एंड लेंथ ऑफ शैडो आर सेम। अच्छा, यहाँ पर एक टावर है और इसका शैडो नीचे बनेगा, शैडो तो हमेशा नीचे ही बनता है, तो अगर ये हाइट ऑफ टावर एच है ना तो इसका शैडो भी क्या है बच्चे एच है, दोनों सेम टू सेम है। देन एंगल ऑफ एलिवेशन, तो जब भी ऐसा होता है तो उस केस में जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो होता है 45 डिग्री। तो बोलोगे सर कैसे, देखिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। हम लोग बात करेंगे टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो टेन को टेन, हम लोग को थीटा नहीं पता है, परपेंडिकुलर क्या है बच्चे एच है, बेस क्या है बच्चे एच है, एच से एच कट गया तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। तो हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर 9 में पढ़ा था कि यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो टेन थीटा को तो लिख देंगे टेन थीटा। 10 में 1 किसका वैल्यू होता है, तो 10 में 1 10 45 का होता है, तो 10 से 10 कट जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर समझिएगा ऐसे, बिल्कुल अब समझिएगा। बोला जा रहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ शैडो इज √3 टाइम्स हाइट ऑफ टावर। तो यहाँ पर एक टावर है, उसका लेंथ ये है, शैडो का लेंथ। तो यहाँ पर एक टावर है, टावर का लेंथ हम लोग या फिर हाइट हम लोग एच जूम कर लेते हैं, और जो इसका टावर का जो शैडो है वो नीचे बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है। तो लेंथ ऑफ शैडो जो है ना वो √3 टाइम्स है, लेंथ ऑफ शैडो जो है वो √3 टाइम्स है हाइट ऑफ टावर का। आपको बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा। तो बच्चे बहुत आसान है, हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर भी बात किया जा रहा है परपेंडिकुलर का और बेस का बात किया जा रहा है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो 10 को 10 बोल दिया। थीटा का तो पता ही नहीं है, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है एच है, बेस क्या है √3 मल्टीप्लाई एच है, तो एच से एच कट जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर कि टेन थीटा को तो मैं लिख दिया टेन थीटा, और 1/√3 10 में किसका वैल्यू होता है, तो 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11।
इफ़ द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ ट्री इज़ 15√3 मीटर, हाइट ऑफ ट्री इतना है, एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। बच्चे बहुत आसान है, ये लेंथ ऑफ ट्री हो गया, ये उसका शेडो का लेंथ हो गया। लेंथ ऑफ ट्री क्या है, लेंथ ऑफ ट्री है मतलब या फिर हाइट ऑफ ट्री है आपका 15 मीटर और शेडो है इसका 15√3 मीटर। आपको बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा कितना होगा। देखिए बच्चे बता दूं आप लोग को, ये है होता है 90 डिग्री। हमेशा जो ट्री होता है ना, जो ट्री होता है ना और जो आपका ज़मीन होता है, लैंड होता है, ये दोनों बनाता है 90 डिग्री। क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, 90 डिग्री दिया हूँ, ठीक है ना। तो मैं बोलूँगा ना कि 90 के सामने वाले को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। थीटा जो भी एंगल कैलकुलेट करने वाले हैं उसको, उसके सामने को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो बच जाता है उसको बोलते हैं बेस, ठीक है ना। तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को ना इस केस में ना परपेंडिकुलर का बात करना है और बेस का बात करना है। सर इसका बात क्यों नहीं करना है बच्चे, हम लोग से ये थोड़ा पूछ रहा है कि हम लोग इसका बात करेंगे, समझ में आया। इसीलिए बच्चे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बस परपेंडिकुलर और बेस का बात करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि परपेंडिकुलर बेस होता है बच्चे आपका टेन थीटा में। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर लिख लो पहले, परपेंडिकुलर और बेस क्या है, बेस को बी लिख लो। तो 10 को 10 थीटा का वैल्यू निकालना है। परपेंडिकुलर आपका 15 है और बेस आपका क्या है बच्चे, 15√3 है। 15 से 15 कट जाएगा तो 10 थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, 1/√3। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर हाँ यहाँ पर समझिएगा कि 10 थीटा को तो लिख दिया 10 थीटा। तो 10 में 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो 10 में 1/√3 आपका 10/30 का वैल्यू होता है। 10/30 लिखाया हुआ है ना, तो 10 से 10 कट जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, इसका भी आपका आंसर आ जाएगा। तो बस यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर हमारा क्लास 10th चैप्टर 10 हाइट एंड डिस्टेंस के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं, ओवर होते हैं। इसमें हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को पढ़ा है, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चे चूज़ द करेक्ट आंसर बोलते हैं। और फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था फिलअप्स को पढ़ा था, फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ा था। आई होप आप लोग को ना ये वीडियो समझ में आया होगा और आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।